नियति का खेल। मैं परिवार सहित हरिद्वार गंगा स्नान करने आया था। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद हम लोग होटल की ओर लौट रहे थे। मेरी पत्नी वहां बैठे भिखारियों को फल बांटने लगी। मैं भी उनके साथ था। अचानक मेरी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। उन्नत ललाट, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़े कंधे, उन्नत ग्रीवा, लंबी कदकाठी, सफ़ेद बाल और बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी। उसने सादा मगर साफ कपड़े पहने हुए थे। मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने मेरी पत्नी से फल ले लिए थे और वह निश्चिंत भाव से बैठा उन्हें खा रहा था। मैं ठिठक गया। मैंने बड़े ध्यान से उस भिखारी के चेहरे को देखा। मैंने कुछ याद करने की कोशिश की। मेरे मनोमस्तिष्क में एक चेहरा उभरा, चौधरी शमशेर सिंह का। मगर ये कैसे हो सकता है? कहाँ चौधरी शमशेर सिंह और कहाँ ये भिखारी? मगर भिखारी की सूरत हूबहू चौधरी शमशेर सिंह से मिलती थी। मेरा शक बढ़ता जा रहा था। मैं ज्यों-ज्यों सोच रहा था, मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। मुझे परेशान देखकर पत्नी ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्नी और बच्चों के साथ मैं होटल पहुंचा, जहां हम लोग ठहरे हुए थे। सबके साथ मैंने नाश्ता किया। फिर पत्नी से ये कहकर कि मैं अभी थोड़ी देर में आया, वापस हर की पैड़ी पर आ गया। मैंने सेब और केले खरीदे और उस भिखारी के पास पहुंचा। एकाएक मुझे अपने सामने पाकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। दूसरे ही क्षण उसने अपने को संयत करने का प्रयास किया, मगर मेरे मन का शक अब और गहरा हो गया था। मैं उसके बिल्कुल पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए मैंने उससे सवाल किया, क्या तुम चौधरी शमशेर सिंह हो? अचानक किए गए इस सवाल से वह सकते में आ गया था। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। काफी देर तक वह ऊहापोह की स्थिति में खड़ा रहा। फिर उसने अपने चेहरे के भावों को संयत किया और सपाट सुर में बोला, हाँ, मैं चौधरी शमशेर सिंह। क्या? मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। कहाँ चौधरी शमशेर सिंह और कहाँ ये दीनहीन भिखारी? दोनों की स्थिति में दूर दूर तक कहीं कोई समानता नहीं थी। आज से लगभग 20 साल पहले मेरी तैनाती उत्तर प्रदेश के एक जनपद में थी। सूबे के कद्दावर नेता और कृषि मंत्री चौधरी शमशेर सिंह उसी जनपद के रहने वाले थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावी था। लंबी चौड़ी कदकाठी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और रौबदार चेहरा। उनका स्वभाव बड़ा मिलनसार था। सबके दुख सुख में शामिल रहना उनकी आदत में शुमार था। वे खानदानी आदमी थे और उनकी लंबी चौड़ी खेती थी। कई बीघे में बनी उनकी हवेली नुमा कोठी थी। आसपास के इलाके में उनकी तूती बोलती थी। मगर शमशेर सिंह की एक खासियत थी कि वह सभी को पूरा मान सम्मान देते थे। मेरा भी उनकी कोठी में अक्सर आना जाना लगा रहता था और मैं उनके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित था। आसपास के क्षेत्र में उनकी छवि एक संभ्रांत और धाकड़ नेता की थी। 1 साल बाद मैं प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में चला गया था और 20 साल बाद अचानक चौधरी शमशेर सिंह को इस रूप में देखकर मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। चौधरी साहब, आप? और इस रूप में मैंने सवालिया निगाहों से उनकी ओर देखा था। सब समय का फेर है मेरे भाई। शमशेर सिंह बुदबुदाए थे। काफी देर तक वह किन्हीं ख्यालों में खोए रहे थे। ये सब कैसे हुआ? अब तक शायद वो अपने को मानसिक रूप से तैयार कर चुके थे। लंबी कहानी है, चलो कहीं एकांत में बैठकर सुनाते हैं। वह बोले। हम लोग एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। चौधरी शमशेर सिंह बोले, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था। मान सम्मान, धन दौलत, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुंदर सुशील पत्नी और 2 आज्ञाकारी बेटे। एक आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा था और दूसरा आईपीएस की। मुझसे खुशनसीब भला कौन हो सकता था, परंतु नियत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बेटे छुट्टी में गांव आए हुए थे। मेरी और मेरी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
कोठी में हर समय हंसी के ठहाके घूमते रहते। दोनों भाइयों में इतना गहरा प्रेम था कि दोनों एक ही थाली में खाते, एक ही बेड पर सोते, जहाँ जाते साथ साथ जाते। दोनों की उम्र में केवल 2 साल का अंतर था, इसलिए बात बात पर दोनों में आपस में बच्चों की तरह बहस होती रहती, झगड़ते रहते। एक दिन दोपहर में खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए थे। मैंने कुछ दिन पहले एक नई राइफल मंगवाई थी। दोनों उसको देख रहे थे। राइफल को लेकर दोनों में आपस में बहस चल रही थी। राइफल छोटे बेटे के हाथ में थी और वह बड़े भाई को राइफल के बारे में बता रहा था। बड़ा शायद उसकी बात से सहमत नहीं था। बड़े वाले ने उससे राइफल छीननी चाहिए। छोटे वाले ने राइफल अपनी ओर खींची। इसी छीना झपटी में पता नहीं कैसे राइफल का ट्रिगर दब गया और राइफल की गोली छोटे वाले बेटे के सीने में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर हम सब लोग कमरे की ओर दौड़े। छोटा वाला बेटा बेड पर पड़ा हुआ था और उसके सीने से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। मैंने हिम्मत करके एक कपड़े से घाव को कसकर बांध दिया। उसे कार में लेटाकर मैं और मेरी पत्नी महानगर की ओर चल दिए। हड़बड़ी में बड़े बेटे को साथ ले जाने का ध्यान ही नहीं रहा। महानगर के एक बड़े अस्पताल में मैंने उसे एडमिट कराया। डॉक्टरों की पूरी फौज उसके इलाज में लग गई। डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। 4 घंटे बाद मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। किसी के द्वारा ये खबर गांव तक पहुंच गई। बड़े वाले ने जब ये खबर सुनी तो वह सन्न रह गया। अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जा रही थी कि उसके हाथों ही उसके छोटे भाई की जान चली गई। अपराध बोध के कारण वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसने उसी राइफल से खुद को गोली मार ली। जब मैं अपने छोटे बेटे की लाश लेकर घर पहुंचा तो बड़े बेटे की लाश पहले से ही बेड पर पड़ी हुई थी। कोठी में कोहराम मच गया था। अपने दोनों बेटों की लाश पड़ी देखकर मेरी पत्नी गस खाकर गिर पड़ी। वह ऐसी गिरी कि फिर दोबारा उठ नहीं सकी। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। कुछ ही घंटों में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी और मैं सरकार का इतना ताकतवर मंत्री कुछ नहीं कर पाया था। मेरी धन दौलत, ताकत, पहुंच, शोहरत, रुतबा सब खोखले साबित हुए थे। आज जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम सब भाग्य के हाथ की कठपुतली हैं। शाम को मेरी कोठी से एक साथ 3-3 अर्थियां निकली। लोगों का हुजूम जमा था। जिसने ये खबर सुनी दौड़ा चला आया। अंत्येष्टि में कौन कौन आया और कितने लोग पहुंचे मुझे कोई होश नहीं था। कोठी में मेरे सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, शुभचिंतक आए हुए थे, मगर मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। 13वीं आज संस्कार के बाद एक दिन मैं घर से निकल गया। 14 वर्ष तक मैं इधर उधर तीर्थों में भटकता रहा, मगर कहीं मुझे शांति नहीं मिली। फिर एक दिन वापस गांव लौट आया। मेरी कोठी पर मेरे भतीजे ने कब्जा कर लिया था। मेरे इतने वर्षों तक बाहर रहने के कारण वो लोग राजनीति में भी सक्रिय हो गए थे। 14 साल का अंतराल बहुत होता है। गांव की नई पीढ़ी मुझे ठीक से पहचानती भी नहीं। जिस कोठी में कभी मुझसे मिलने वालों का तांता लगा रहता था, वहां अब मैं एक कमरे में अलग थलग पड़ा रहता। कुछ दिनों में मेरा मन वहां से उचाट हो गया और एक दिन मैं अपनी बाकी जमा पूंजी लेकर हरिद्वार चला आया। यहाँ आकर मैं एक धर्मशाला में रहने लगा। सुबह शाम गंगा स्नान करता और दिन में किसी आश्रम में प्रवचन सुनता। खाना एक शाकाहारी होटल में खा लेता। लंबे समय तक यही क्रम चलता रहा, मगर जमा धन कब तक चलता। 4-5 साल बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई। मेरे रुपए खत्म हो चुके थे। अब न धर्मशाला के किराए के लिए रुपए थे और न ही होटल पर खाना खाने के लिए। कई दिन मैंने इधर उधर आश्रम में खाना खाकर दिन काटे, परंतु ऐसा कितने दिन चलता। भूख आदमी को क्या से क्या बना देती है। भूख से मजबूर एक दिन मैं यहीं भिखारियों की कतार में बैठ गया और ये सिलसिला 1-1.5 साल से चल रहा है। जो दे देता है खा लेता हूँ, किसी से कुछ मांगता नहीं।
किसी तरह पेट भर जाता है, शमशेर सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा था। उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर मैं सन्न खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे ढाढ़स बनाऊं। तभी वे बुदबुदाए, सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा और मन ही मन सोचा कि क्या अभी इसमें और कोई रहस्य बाकी है। मैंने उनसे कहा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप तो हर समय दूसरों की मदद में लगे रहते थे। अपने विरोधियों तक का आपने कभी बुरा नहीं चाहा। फिर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शमशेर सिंह शांत खड़े थे। उनके चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। तभी शमशेर सिंह बोले, ये उन दिनों की बात है जब मैं पहली बार विधायक बना था। सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के कारण मैं 7वें आसमान में उड़ रहा था। मैंने अपनी कोठी बनवानी शुरू की। कोठी का जो नक्शा इंजीनियर ने बनाया था, उसके हिसाब से कोठी के लिए 2 एकड़ जमीन की जरूरत थी। मेरी 1.5 एकड़ जमीन थी। उसके दूसरी ओर की 2 बीघे की जमीन भी मुझे मिल गई। मगर इन दोनों के बीच में एक विधवा की झोपड़ी थी। उसके कोई संतान नहीं थी और वह झोपड़ी में अकेली रहती थी। मैंने उस विधवा को काफी समझाया, उससे अनय विनय की कि वह अपनी झोपड़ी की जगह कोठी के लिए दे दे। उसके एवज में वह जहाँ कहेगी उसे 2 कमरे बनाकर दे दिए जाएंगे। मगर वह इसके लिए राजी नहीं हुई। उसका कहना था कि इस झोपड़ी से उसके पति की यादें जुड़ी हुई हैं और अपने जीते जी वह ये झोपड़ी किसी को नहीं देगी। कोठी का काम शुरू हो चुका था और उसकी झोपड़ी हटाए बिना कोठी पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए अब जबरन झोपड़ी खाली कराने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। बरसात की घनी अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के सब लोग सोए हुए थे। मैंने अपने आदमियों से उसकी झोपड़ी खाली कराने को कहा। उन्होंने घसीट कर विधवा को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया और झोपड़ी में से सामान उठा उठा कर ट्रक में लादने लगे। ट्रक का इंतजाम मैंने पहले से ही कर रखा था। इस दौरान वह लगातार मुझे कोस रही थी। वह चिल्ला रही थी, भगवान से डर शमशेर सिंह, एक विधवा को घर से बेघर कर तू अच्छा नहीं कर रहा है। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। एक दिन तेरा सर्वनाश हो जाएगा। कोई तुझे पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। सत्ता और धन के मद में चूर मैंने उसकी बातों को सुना अनसुना कर दिया था। मैंने उसका सामान ट्रक में लदवा कर उससे भी जबरदस्ती ट्रक में बैठा दिया था और अपने आदमियों से उसे हरिद्वार छोड़ आने को कहा। जाते समय मैंने उसे रुपए देने चाहे थे, मगर उसने घृणापूर्वक उन्हें फेंक दिया था। नियत का खेल तो देखो, आज वह विधवा और मैं एक ही कतार में बैठकर भीख मांगते हैं। वह जब भी मेरे सामने पड़ती है, मेरी ओर देखकर वह व्यंग से मुस्कुराती जरूर है और उसकी मुस्कुराहट मेरा कलेजा चीर कर रख देती है। एक कहकर शमशेर सिंह चुप हो गए थे। उनकी ये हालत देखकर मन पीड़ा से भर उठा था। चलते समय मैंने उन्हें कुछ रुपए देने चाहे थे, जिन्हें लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। थके कदमों और बोझिल मन से मैं वापस होटल की ओर चल दिया था।